दोस्तों नमस्कार। मैं अभिषेक आनंद गुप्ता आप सभी का फिर से अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब भी अपने इंटरव्यू की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। इस पर मैं आपके इंटरव्यू में अपना एक छोटा सा योगदान देना चाहता हूं, तो इसलिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूं। आप एक वीडियो और भी मेरी बन चुकी है, पार्ट 1 करके आई हुई है, वो आप देख लीजिएगा, उसके बाद ही इस वीडियो को प्ले कीजिएगा, ठीक है। तो पहले हम आज चर्चा करते हैं एक ऐसे टॉपिक पर, है ना, जिसको लेकर के बड़ी मार्केटिंग है, बड़ी तरह की बातें होती हैं, ना। तो ये क्या है, इसमें इंटरव्यू में आत्मविश्वास, इंटरव्यू में आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं, ठीक है। इंटरव्यू में आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं, इस पर लेकर के बड़े सारे मत आते हैं। आपने देखा होगा आत्मविश्वास पूंजी है, आत्मविश्वास ये है, आत्मविश्वास वो है, और आत्मविश्वास की बड़ी तारीफें आपने सुनी होंगी, ठीक है। किंतु आत्मविश्वास का जरा आप परीक्षण किए तो आपको बात समझ में आएगी। तो देखिए आत्म शब्द है और आत्मधन विश्वास है। आत्मधन विश्वास, आत्म का मतलब क्या होता है? आत्म का मतलब है मेरा, ठीक है, मेरा। आत्म का मतलब है मेरा, ठीक है। इसके लिए और भी शब्द, मैं भी शब्द प्रयोग कर लिया जाता है, मैं या मेरा, वो आत्म के लिए शब्द है, ठीक है। आत्म के लिए शब्द है, या एक और शब्द हम इस्तेमाल करते हुए स्वयं, ये शब्द हो सकता है। ये 3 शब्द इस्तेमाल किया जाता है आत्म के लिए। और विश्वास का अर्थ है, विश्वास का अर्थ है सब कुछ। विश्वास का अर्थ है सब कुछ। किसका सब कुछ? मेरा सब कुछ। और मेरा सब कुछ किसके क्या मतलब होता है? जब भी हम कहते हैं मेरा सब कुछ, इसका मतलब क्या होता है? सब कुछ सही है, ठीक है। जब हम ऐसा लगने लगता है कि नहीं मैं करके दिखा दूंगा, मैं ऐसा करके दिखा दूंगा, मैं ही करके दिखा दूंगा, तो यहाँ तक कहते हैं मैं ही करके दिखा दूंगा, है ना। तो ऐसा होता है। तो इसको देखिए, मेरा या मेरा सब कुछ सही है, मैं सब कुछ तरीके या सही सारे तरीके से मैं सही हूँ, इस तरीके से कहने का अर्थ इससे निकलता है आत्मविश्वास का। अब थोड़ा लॉजिकली सोचिए कि इंटरव्यू में पहले से ही आप सोच करके जाएंगे कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सब कुछ सही है, ये कितना कहना सही है। अपने दिमाग से सोचिए कि कितना ये व्यवहारिक है। देखिए कोई भी व्यक्ति कभी भी परफेक्ट तो होता नहीं है ना। अब यदि वो परफेक्ट नहीं है और अभिनय कर रहा है आत्मविश्वास के कारण कि यार मैं जो जानता हूँ बिल्कुल सही है, मैं ही सही हूँ, मेरा सब कुछ सही है, अगर इसके अंदर ये भाव डल जाए, है ना, किसी व्यक्ति के अंदर जो इंटरव्यू देना चाहता है, किसी अभ्यर्थी के अंदर ये भाव आ जाए कि मेरा सब कुछ सही है, एक्चुअल में मेरा सब कुछ सही है, अगर इसके अंदर ये भाव पहले से आ गया, कितने बड़े नुकसान में है वो। क्यों नुकसान में है? क्योंकि अगर आप अपने को पहले से ही परफेक्ट मानेंगे तो आपने जो भी आंसर वहां पर देंगे आपको क्या लगेगा, मैंने परफेक्ट आंसर दिया है। नहीं, वहां पर ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। वहां पर क्या होता है, ये आत्मविश्वास आपको डुबा भी सकता है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। और मार्केट में क्या किया जा रहा है, आपके अंदर कूट कूट करके आत्मविश्वास भरने की कोशिश है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो आत्मविश्वास होता क्या है। अभी मैं डेली क्लासेस ले रहा हूँ तो मुझे बात समझ में आती है कि आत्मविश्वास के नाम पर क्या होता है, एक तरह का झूठा, एक तरह का कहना चाहिए, एक तरह का झूठा अभिनय होता है, एक तरह का झूठा अभिनय होता है, एक तरह की एक्टिंग होती है झूठी की, यार मुझे सब कुछ पता है। और जैसे ही बातों पर ग्रिल करो तो ग्रिल करने के कारण फिर उनकी बातें निकल करके आती हैं और वो फंसते हुए नजर आते हैं, है ना। ये हमेशा किया जाता है। देखिए होता क्या है कि जब भी इंटरव्यू होता है ना, इंटरव्यूअर आपको देखना चाहते हैं कि आप कितना लॉजिकल है, अपनी बातों को आप कितना ज्यादा तार्किक दृष्टि से कह रहे हैं, तार्किक दृष्टि से, फैक्चुअल दृष्टि से अपनी बातों को आप कितने अच्छे से रख रहे हैं। बात हमेशा इसकी की जाती है, लेकिन मैक्सिमम लोग को ये बात समझ में ही नहीं आती। उनको लगता है कि यार मेरा कॉन्फिडेंस है इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सही ही बोल रहा हूँ, मैं सही ही बोल रहा हूँ। और कई बार होता क्या है कि जो सिखाने वाला है उसको भी वो गलत समझ लेता है, ये बहुत बड़ा मिस्टेक है, ठीक है। तो इसलिए आप इसका ध्यान रखिएगा कि लॉजिकली आपको आंसर करना है। और लॉजिकली आंसर में आत्मविश्वास के जैसा, आत्मविश्वास में हमेशा हाँ आता है, लेकिन हमेशा लॉजिकल क्वेश्चन में क्या होते हैं, ज़्यादातर नहीं भी आता है। और ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि आप किसी चीज़ को नकार रहे हैं, लॉजिकली नकार रहे हैं, तो आपको लॉजिकल माना जाएगा। क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को नकारते हैं, ना कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है, अगर मैंने किसी चीज़ का ना कहा है, इसका अर्थ है कि मुझे उसके पीछे तर्क देना होगा। और हाँ में बहुत आसान है, बहुत आसान है हाँ बोलना, हाँ बोल दिया और उसके बाद खत्म है सब कुछ, ठीक है। और इंटरव्यूअर कोशिश करता है कि हमारी बात को मान ले, ठीक है। और देखते हैं कि अगर किसी ने हमारी बात को मान लिया, इसका मतलब है कि अपनी बुद्धि का प्रयोग वो नहीं कर रहा है। और आत्मविश्वास हमसे क्या करवाता है, आत्मविश्वास हमसे हाँ बुलवाने की कोशिश होती है।
इससे मैं बोलूँगा कि इस आत्मविश्वास की जो आत्म प्रवंचना है, ये जो झूठा छलावा है, इससे आप जरूर बचिएगा, है ना, नहीं तो आपको ये बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, तो आत्मविश्वास की जगह पर एक और जो शब्द है, हिंदी का शब्द है ना, थोड़ा सा गुंडा वाली भाषा भी इसके लिए उपयोग में आती है ना, लेकिन मैं फिर भी इसके लिए इस शब्द का प्रयोग करूंगा। वो शब्द है ठसक। ठसक एक शब्द है, ठसक। ठीक है, तो ठसक शब्द को जरा सुनो। ठसक का मतलब क्या है ना? ठसक का मतलब चौड़ा होना नहीं है। ठसक का मतलब अति आत्मविश्वास से भर जाना नहीं है। ठसक का मतलब है कि मेरे पास कोई ऐसी चीज है कि अगर मेरे पास निगेटिव चीजें भी आती है मेरे पास, और मेरे पास पॉजिटिव चीजें भी आती हैं, ये दोनों ही चीजें मेरे पास आ रही, उसके बावजूद क्या होगा, मेरी समभाव अवस्था नहीं बदलेगी, मैं तब भी बराबर रहूंगा। अगर मेरे प्रति निगेटिव भाव उत्पन्न किया जा रहा है, कई बार पैनलिस्ट निगेटिव भाव उत्पन्न करते हैं आपके प्रति, उनको आपका कहना चाहिए कि एक तरह का आपको फंसाना होता है जब भी, या मैं कहूँ कि आपको घुमाना होता है, ग्रिल करना होता है, तो वैसी स्थिति में वो क्या करते हैं, वैसी स्थिति में वो निगेटिव बातें करना शुरू करते हैं, और कई बार इतनी निगेटिव बातें करते हैं कि आप बिल्कुल डाउन हो जाएंगे, लगेगा यार कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या, इस तरह की चीज़ें हो जाती है, और आपको समझ नहीं आता है कि आप आंसर क्या करेंगे, और बिल्कुल चेहरे पर वो दिखाई देता है, पढ़ने में आ जाएगा चेहरे पर, है ना। तो नेगेटिव में ऐसे फंसते हैं। पॉजिटिव में होता क्या है, उनको पता चल जाता है कि आप जो है तैयारी बेहतर करके नहीं आए हैं अपने सब्जेक्ट्स की, और आपको क्या किया जा रहा है, फंसाया जा रहा है। ठीक है, और आप हाँ बोलते चल रहे हो, तो बिल्कुल क्या करें, पॉजिटिव, अच्छा है, पॉजिटिव है, और आपको लगेगा मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, वो मजा ले रहे होते हैं अपने से, उनको समझ में आता है ऐसे लोग का होगा तो नहीं सिलेक्शन, है ना, तो वो क्या करते हैं, उसमें मजा लेते रहते हैं, तो ये बिल्कुल दिखाई देता है पॉजिटिविटी। क्लियर बात है। लेकिन अगर आपके अंदर गहरी संभाव अवस्था है, इसलिए इसमें मैंने शब्द इस्तेमाल किया ठसक, है ना, तो अगर आपके अंदर गहरी एक ठसक है ना, कि आप जैसा भी प्रश्न पूछेंगे हम क्या करेंगे, उसका लॉजिकली आंसर करेंगे, चाहे वो नेगेटिव तरीके से हो और चाहे वो पॉजिटिव तरीके से हो, हम उसका आंसर लॉजिकल तरीके से करेंगे। तो इसको क्या कहेंगे, इसको एक अर्थ में आप आत्मविश्वास कहिए तो ठीक लगेगा, लेकिन फिर भी मैं आत्मविश्वास से ज्यादा अच्छा शब्द है संभाव, है ना, ज्यादा अच्छा शब्द है। गीता दर्शन का ये शब्द है ना, गीता दर्शन कहते हैं कि समभाव अवस्था, इसके लिए एक टॉपिक भी है गीता का, आपने पढ़ा होगा, वो है स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ टॉपिक यही है कि आप चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, चाहे सकारात्मक चाहे नकारात्मक, चाहे दुख चाहे सुख, चाहे जीत चाहे हार, है ना, चाहे सफलता चाहे असफलता, ऐसी स्थिति में आप समान हैं, तो आप क्या होगा, आपके अंदर वो तरीका आ जाएगा, वो चीज आ जाएगी, इसको मैं कह रहा हूँ संभाव और ठसक। तो ये आत्मविश्वास के जो ये मार्केटिंग है, इससे जरूर बचना, नहीं तो हो सकता है आपको नुकसान करवा दे, है ना। अगर आपको और भी सब इस पर और भी सुनना होगा या कुछ जानना होगा तो बताइएगा, मैं वीडियो से बताऊंगा, या हो सकता है मेरे लिए अगर ऐसा लगता है तो आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं इस पर, है ना, इस नंबर पर मुझे कॉल कर लीजिएगा, है ना, या मेरे संस्थान आकर के आप मिल भी सकते हैं। अगर इस तरह की चीज़ आपके साथ भी हो रही है कि लोग आपको आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, तो बचिएगा जरूर, है ना, लॉजिकल चीज़ों से वो बचाना चाह रहे हैं आपको, इसलिए मैं कहूँगा आप एक बार कॉल कर लीजिएगा, कॉल पे भी मैं जवाब दे दूंगा। अगर कॉल नहीं करेंगे तो मेरे संस्थान आ जाइएगा, बहुत दूर नहीं है ना, अगर आप गांधी चौक के आसपास भी रहते हैं बिलासपुर में, तब भी आप आकर के मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस एक कॉल कर लीजिएगा आने से पहले, क्योंकि व्यस्तता बनी हुई होती है तो कई बार मिलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो अब दूसरी चीज पर आते हैं, दूसरी चीज पे क्या बात की जाती है ना, तो दूसरी चीज है यहाँ पर जिसको लेकर के आज मैं बात करूंगा, वो दूसरा प्रश्न है कि किन दृष्टिकोणों से इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। तो दृष्टिकोण को पहले बड़े ध्यान से समझ लेना। दृष्टिकोण का अभिप्राय है कि आप किसी न किसी चीज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया है कि आप जब भी प्रतिनिधित्व करते हो, आप किसका प्रतिनिधित्व करते हो, आप हमेशा प्रतिनिधित्व करते हो एक प्रशासनिक अधिकारी का। तो एक प्रशासनिक अधिकारी जब नेतृत्व करता है तब उसके अंदर से प्रशासन के प्रति निष्ठा, प्रशासन के प्रति पारदर्शिता, प्रशासन के प्रति संकल्प की भावना ये दिखाई देनी चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि आपका दृष्टिकोण हमेशा एक प्रशासनिक अधिकारी का हो। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी के पास विभिन्न प्रकार की क्या होती हैं, दृष्टिकोणों को निर्मित करने से पहले उसके पास विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां, विभिन्न प्रकार की उसके सामने परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं और उन परिस्थितियों के अनुसार उसको जवाब देना है। ठीक बात है। अगर कोई राजनीतिक परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है तो राजनीतिक परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है, राजनीतिक परिस्थितियों संबंधी प्रश्न अगर पूछे गए हैं, मान लीजिए किसी मंत्री ने आपको क्या कर दिया, डांट दिया
और आपका अपमान हो गया सभी के सामने। वैसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे? मान लीजिए क्वेश्चन बना देता है, तब ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा है कि राजनीतिक जो प्रतिनिधि होते हैं उनके साथ कैसा बिहेवियर आपका होना चाहिए। तो आपको काम क्या आएगा? आपको दो सब्जेक्ट्स यहाँ पर काम आ जाएंगे, एक संविधान का दृष्टिकोण काम आएगा और दूसरा दृष्टिकोण होगा वो है लोक प्रशासन का, लोक प्रशासन का। अब उसके अनुसार आप क्या करोगे? उसके अनुसार आप जवाब दोगे, तब आपका दृष्टिकोण कैसा होगा? एक प्रशासनिक अधिकारी का आपके पास दृष्टिकोण होगा, है ना। लिखिए और देखिए दूसरा देखते हैं इसमें, जैसे इसमें से सामाजिक है, सामाजिक पक्ष पर ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, खासकर लड़कियों से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि लड़कियों ज्यादातर महिला सशक्तिकरण को लेकर के सामाजिक स्तर पर वो प्रश्न पूछते हैं, ज्यादातर ऐसा होता है। तो ज्यादातर लड़कियां जो जवाब देती हैं वो क्या होता है? प्रशासनिक स्तर के जवाब के होने के बजाय क्या होती है? वो समाज सुधारक की भाषा बोलती है ना। जैसे कुछ लोग होंगे कि सती प्रथा के उदाहरण लोगे, बीच में आ जाएंगे सती प्रथा को लेकर के कि पहले चलता रहा था सती प्रथा, वो बंद हो गया, तो आज जो चल रही है कुप्रथा है लड़कियों या महिलाओं के विरुद्ध, उसको दूर किया जाना चाहिए। ये दृष्टिकोण प्रशासनिक अधिकारी का नहीं है, ये दृष्टिकोण किसका है? ये समाज सुधारक का दृष्टिकोण है, जो समाज को सुधारने के लिए बैठा हुआ है। समझ रहे ना बात? यही अंतर है। तो एक प्रशासनिक अधिकारी समाज सुधार की जब बात करेगा तो वो प्रशासनिक अधिकारी नहीं रह जाता ना। उसको क्या करना होगा? उसको सामाजिक स्तर की जब भी बात करनी होगी तो उसे कहना होगा कि सरकार की योजनाएं, सरकार की जो योजनाएं हैं वो इस संबंध में प्रभावी हैं, और अगर सरकार की कोई योजना इस संबंध में नहीं चल रही है, मान ली नहीं चल रही है, तो आपको क्या करना है कि सरकार को नई योजना इस संबंध में बनाना चाहिए। वैसे मैं देखता हूँ कि सामाजिक स्तर पर हर तरह की योजनाएं सरकारें चला रही होती हैं, तो उन योजनाओं का आपको उल्लेख करना है कि सरकार ने ये योजना चलाई है जिससे इतने लाभार्थियों को लाभ हुआ है, किंतु इस योजना की ये सीमाएं हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इस काम के लिए, इस काम में यहाँ पर सुधार की आवश्यकता है, तो उस पर सुधार किया जाना चाहिए। जब आप ये दृष्टिकोण रखोगे तो क्या होगा? आपके पास एक प्रशासनिक अधिकारी का दृष्टिकोण आएगा। ठीक बात है, आशा कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा, कुछ ना लगे तो पूछ लेना कॉल करके। इसके बाद देखो एक और दृष्टिकोण हम ले लेते हैं सामाजिक दृष्टिकोण के अलावा। एक दृष्टिकोण होता है सांस्कृतिक दृष्टिकोण का, और सांस्कृतिक दृष्टिकोण के साथ मैं धार्मिक दृष्टिकोण भी शामिल कर रहा हूँ। ठीक है, मैं धार्मिक दृष्टिकोण को भी शामिल कर रहा हूँ। धार्मिक दृष्टिकोण को मैं शामिल क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि देखो होता क्या है, एक प्रशासनिक अधिकारी का मैंने विशेषता बताया हुआ था, उसमें निष्पक्षता होती है हमेशा, स्पष्टता होती है हमेशा। तो जिसके पास निष्पक्षता है वही क्या कर सकेगा? धार्मिक मुद्दों को सुलझा सकेगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन मेरे टाइम पे मुझे याद है कि मैं एक दोस्त था, वो बताता था, उससे पूछा गया था कि दो रैलियां निकलने वाली है एक गली से, जिसमें से एक जो है वो मुसलमान समाज का है, मुस्लिम समाज का है, और दूसरी जो निकलने वाली रैली है वो हिंदू समाज की है। ठीक है, और दोनों एक ही गली से निकलना चाह रहे हैं और एक ही टाइम पर निकलना चाह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में तनाव की संभावना दिखाई देती है, यहाँ पर से कोई अप्रिय घटना होने की संभावना दिखाई देती है। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी को क्या करना चाहिए? अगर ऐसा प्रश्न वो बना रहा है तब आपको प्रशासनिक स्तर पर इसका जवाब देना, ना कि ऐसा नहीं है कि हिंदू से आते हैं आप तो कह दिया कि यार हिंदुओं को पहले निकलने देना चाहिए, मुसलमानों से आते हैं तो आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को पहले निकलने देना चाहिए। नहीं, आपको बीच का रास्ता अपनाना पड़ेगा, और बीच का रास्ता ही संभाव का रास्ता है ना। तो बीच का रास्ता आपको अपनाना पड़ेगा। कैसा रास्ता आपको अपनाना पड़ेगा? तो आपको कहना पड़ेगा कि सर मैं क्या करूँगा, टाइमिंग उन लोग की चेंज कर दूंगा, दोनों अलग अलग टाइम पर निकल जाएं, दोनों की रैलियाँ निकल जाएं। दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं दूसरे रास्ते से उनको निकलवा सकता हूँ। या तीसरा कहा जा सकता है सर मैं पुलिस फोर्स का प्रयोग करूँगा और वहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रख करके दोनों को एक साथ निकलवाने के लिए प्रयास करूँगा, अगर वहाँ पर ऐसी स्थिति बन रही है कि दोनों रैलियाँ निकल जा सकती हैं साथ में। तब ये दृष्टिकोण कैसा होगा? वो आत्मविश्वास वाला दृष्टिकोण नहीं है, वो कैसा दृष्टिकोण है? समभाव वाला दृष्टिकोण है, और ना ही ये धार्मिक दृष्टिकोण है, ना ही सांस्कृतिक दृष्टिकोण है, बल्कि एक ऐसा दृष्टिकोण है, एक सरकार, एक कहना चाहिए लोक प्रशासक का एक दृष्टिकोण है कि प्रशासक का दृष्टिकोण होना कैसा चाहिए। तो आप इसका बड़ा बारीकी से ध्यान रखिए, तब क्या होगा, आप अच्छा आंसर कर पाएंगे। और देखिए होता क्या है कि फैक्ट वाले क्वेश्चन, जैसे मैं बताया था कि छत्तीसगढ़ में कितने कौए हैं, तो कोई इसका जवाब नहीं दे सकता है ना, हरी बात। तो फैक्ट वाले क्वेश्चन में आप सॉरी बोल करके निकल सकते हैं, ठीक है, उसमें संभावना है। लेकिन अगर बोला जाए कि आपको विश्लेषण आधारित प्रश्न पूछा गया है और विश्लेषण आधारित प्रश्नों के उत्तर में आप सॉरी बोल रहे हो, मुश्किल है, इसमें निगेटिविटी चली जाएगी। मतलब कहना चाहिए कि जो इंटरव्यू है उसके बाद समझ में आ जाती है कि यार इस बंदे की तैयारी नहीं है शायद, इसलिए हर बात में नहीं बोल रहा है। फिर उसके बाद एक उनके अंदर आता है कि यार इनको कम मार्क्स दिया जाए, या फिर कई पैनलिस्ट होते हैं जो उनको परेशान करने में कई बार मजा आता है, तो फिर ऊट पटांग से क्वेश्चन वो उठाना शुरू कर देते हैं।
है ना। अच्छा ये है कि व्यवहारिक माहौल में वहाँ पर बातचीत हो, आपकी बातें लॉजिकल हो, एकदम तर्क से भरी हुई हो, है ना। ज़्यादा अच्छा हो कि उसमें कुछ फैक्ट का आप प्रयोग कर सकें, तब क्या होगा, आपको ये आपका जो इंटरव्यू है वो बहुत अच्छा सा जा सकेगा, है ना। तो आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही, है ना। तो ये वीडियो का पार्ट 2 था। इसके बाद भी और भी वीडियोस आती रहेंगी। डेली मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो आपके लिए ला सकूँ इस बारे में। और जो भी अभी भी मेरी क्लासेस चल रही है, 1:30 बजे का समय रखा है मैंने दोपहर को। तो अगर किसी भी प्रकार की आपको हेल्प लगती है तो आप आ करके मुझसे मिल सकते हैं, है ना। और फ़ोन करके आइएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। और मैं मिल करके आपकी सभी समस्याओं पर बात करूंगा, लॉजिकली तरीके से बात करूंगा। बहुत तरह की समस्याएं आ रही है ना, कई लोग को जैसे एडमिट कार्ड्स वो जो है नहीं वो है, एडमिट कार्ड जो है वो गुम गया है, इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है। कई लोग जो है सर्टिफिकेट्स के लिए डिग्रियां नहीं ला पाए हैं, है ना। कई लोग जो है वो कह रहे हैं कि सर हमारे पास बेसिक क्वेश्चंस नहीं है, बेसिक क्वेश्चन करवा देते हैं, इस तरह की बातें वो कह रहे हैं। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आकर के मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं, है ना। करबला रोड बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। करबला रोड से उत्थान क्लासेस किसी से पूछेंगे तो आपको बता देंगे वो, है ना। तो आप आ जाइए, समय पर आ जाइए और फिर हम चर्चा करते हैं आपकी प्रॉब्लम पर मिल करके। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले किसी वीडियो में मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत